हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के सेक्शन में हम देखेंगे बायनोमियल थ्योरम। तो आज के सेक्शन में हम देख रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? बाई मतलब होता है टू, नोमियल मतलब होता है टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स हों और उनका अगर हमें डिग्री, उसके पावर अगर डिग्री दिया रहे तो हम कहते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, बायनोमियल थ्योरम। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी के अगर पावर 1 हो तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी। अगर हम पावर बढ़ाते जाएं, a प्लस बी के पावर 2 हो तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी के पावर क्यूब निकालें तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह से हम एक कंटिन्यू चलते चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमें मान लीजिए कि हमें ये a प्लस बी का क्यूब फार्मूला याद है, a प्लस बी का स्क्वायर का भी फार्मूला याद है, क्यूब का भी फार्मूला याद है, या मैक्सिमम अगर हमें बोल दिया जाए कि a प्लस बी के पावर 4 निकालिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्यूब में a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या है, इसी कंटिन्यूअस चलते जाएं, मतलब मान लीजिए कि यन जो हमारा पावर हो वो जैसे इस तरह से हो, x प्लस ए मतलब a प्लस बी के पावर अगर n इज़ एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी बहुत हाई लेवल मतलब हाई पावर्स हो, यानी 24 हो या 7 हो या 5 हो या 8 हो, इस तरह से आपका अगर दिया गया हो तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, काफ़ी टाइम एक्सपेंड होगा। तो इसके वजह से एक नया नियम बना, मतलब बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो थोड़ा हमारी टाइमिंग का क्या है, कमी हो जाएगी, मतलब हमारी टाइमिंग बच जाएगी और जिससे हम क्या करेंगे, हाई डिग्रियों को क्या करेंगे, एक्सपेंशन हम कर पाएंगे। इसलिए बायनोमियल थ्योरम को बनाया गया। अब हम आता है सबसे पहले कि वो एक्सपेंशन क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रही है। अगर आप देखिए कि अगर a प्लस बी के पावर 1 डिग्री है तो हमारे a और b जो मैंने एक्सपेंशन किया हुआ है उसकी डिग्रियां भी 1 है। अगर जिसके पावर हमारी 2 है, यानी 2 से डिवाइड हमने किया, 2 के पावर है मतलब a प्लस बी के पावर 2 है, तो जितने भी एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएंगे, उसके भी पावर 2 है, a और b को अगर ऐड करेंगे तो इसके भी पावर 2 है और b के पावर भी 2 है, यानी जिस डिग्री को हमने एक्सपेंशन किया है सबके पास वही डिग्रियाँ अवेलेबल हैं। फिर मैंने 3 का लिया तो 3 का भी मैंने यही देखा कि a के पावर 3 है, इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करें 2 और 1 को तो ये भी क्या कहलाएंगे, 3। a और b को भी प्लस करें तो भी 3, b के पावर भी 3, यानी जिस डिग्री को ले चलेंगे हर टर्म में वही डिग्री हमें कॉमन मिल रही है। तो कुछ ये कॉमन निकल के आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से बायनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से बनाया गया कि हमें ले लिया गया x प्लस a के पावर n, ये हमें लिया गया x प्लस a के पावर n। तो हमारा जो एक्सपेंशन बना वो कहाँ से शुरू हुआ, n से, यानी देखिए ये हमारा n से शुरू हुआ तो हमें यहाँ से n सी 0 x के पावर n माइनस r a के पावर 0, ये कैसे शुरू हुआ। तो देखिए n वाली डिग्री है तो n को लेके चलेंगे NC0 मतलब इसका टर्म या जो r है टर्म है वो 0 से स्टार्टिंग करते हैं, तो 0 जो इन दोनों का वो ये 0 होगा, सॉरी ये जो 0 है। अब यहाँ पे क्या होगा, x के पावर n माइनस 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x के पावर जो पहला टर्म रहेगा और जो बाद का टर्म रहेगा उसको जो नीचे वाला है उसके पावर, ये देखिए NC0 x के पावर n माइनस 0 a के पावर 0। तो ये हमारा एक्सपेंशन इस तरह से ओपन होने लगता है। तब देखिए हमने जब ये डिग्री को n लिया तब यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे n माइनस 0 किया और a के पावर 0। अभी मैंने क्या समझाया, जो डिग्री है वही डिग्री होना चाहिए। तो देखिए हमारे x के पावर n है और a के पावर 0 है, यानी टोटल लेके क्या होगा n। अब क्या करेंगे, इस 0 से 1 बढ़ते जाएंगे और x में इस पावर में से एक एक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और a की डिग्रियों को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एक्सपेंशन हमारा है NC1, यानी NC1 मतलब यहाँ पे 0 से लिया, मैं यहाँ 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, x के पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी n में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया और जो हमारा a टर्म है उसके पावर हमने a लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर NC2 लेंगे, फिर x के पावर क्या करेंगे, n माइनस 2 लेंगे, a के पावर जो रहेगा ये 2 लिखा जाएगा। NC3 लेंगे,
x के पावर n-3 लेंगे और a के पावर 3 लेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे कहाँ तक, जब तक हमें n ना मिल जाए, यानी जो डिग्री रहेगी सेम वही डिग्री ना आ जाए। तो यहाँ x के पावर होगा n-n और a के पावर क्या हो गया n। अब देखिए क्या किया गया है, x के पावर जो पहला डिग्री है, x के पावर हमने जो डिग्री है उसको लेते गए हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते 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 कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक x के पावर 0 ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को a को उठाए हैं, a के पावर 0 लिए हैं, 0 को 1 बाई 1 करके बढ़ाते हुए जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक हमारा n ना आ जाए। ये दूसरा पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट। तीसरा ये है कि हमने इस टर्म में 0 से शुरू किया हुआ है, यानी 0 लिया है, फिर 1 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 3 लिया, कहाँ तक लिया, n तक लिया। तो ये हमारे पास क्या है कि जितने हमारे पास n रहेंगे टर्म उससे एक ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने 0 से शुरू किया है। n तो हमारा 1 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से शुरू किया, तो हमारा जो n रहता है उससे एक ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं। यानी यहाँ पे n+1 टर्म मिल गए हमारे और एक्सपेंशन हमारा ये हो गया। तो इस तरह से एक्सपेंशन को आपको याद करना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आप याद करने का तरीका देख लीजिए, आपको n से 0 से लेके चलना है और 0 से 1 बाई 1 करके बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाना है, जब तक हमें n ना मिल जाए नीचे साइड में। ऊपर साइड में आपके c के पास n ही रहेंगे। फिर आप x को उठाएंगे, जो पहला टर्म रहेगा उसमें क्या करेंगे, n से लेके चलेंगे और एक एक 1 को क्या करेंगे, घटाते हुए जाएंगे जब तक हमारा ये 0 ना हो जाए। फिर a के पावर 0 को लेके चलेंगे और उसमें एक एक टर्म बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक हमारा a के पावर n ना हो जाए। इस तरह से एक्सपेंशन को हम क्या करेंगे। अब इसमें c क्या है, सबसे बड़ी बात तो आपको ये आती है कि c हमारा है क्या, तो c इज़ अ कोफिशिएंट। मतलब ये अगर कहा जाए कि हमारे पास, आपको इस तरह से कहा जाए कि इनके सारे कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे 3, ये जो है हमारे a b q स्क्वायर के क्या है, कोफिशिएंट हैं। ये e स्क्वायर b के कोफिशिएंट हैं। तो इस सारे कोफिशिएंटों को ऐड करके, जैसे मैंने इसको एक्सपेंशन जब किया होगा तो हमें मिला है 2a स्क्वायर b और प्लस a स्क्वायर b, हम इन दोनों को ऐड किए हैं। तो इसमें से क्या हुआ, 2 और +1 3 ऐड होके a स्क्वायर भी हो गया। तो ये सारे कोफिशिएंटों को क्या किया गया, ऐड कर लिया गया। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ दिखा कि हमारे पास 2 ही हैं इनके टर्म्स, तो हमने ऐड कर लिया। लेकिन n वाले में न जाने कहाँ पे होंगे, ये n टाइम्स तक होंगे, कहीं पे 4 मिलेंगे, कहीं पर मतलब 5 मिलेंगे। इस तरह से उन सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो वो हमें एज ए अभी मालूम नहीं है, तो हमने इसको कांस्टेंट के रूप में लिख लिया है। जो आंसर इसका क्या किया जाता है, बाद में फाइंड कर लिया जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सपेंशन हो गए। अब आती है कि इन कोफिशिएंटों की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका जनरल फार्मूला होता है एनसीआर का, होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है हमारा एनसीआर का, जो कि सारे कोफिशिएंटों को इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एनसीआर जो होता है ये हमारा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, और दोनों का सब्ट्रैक्शन का क्या करेंगे, नीचे फैक्टोरियल कर देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल। अब 1 बाई 1 हम करके क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे देखिए NC0 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो देखिए क्या होता है, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या आ गया, n फैक्टोरियल बाई 0 का 1 हो जाता है, ये n फैक्टोरियल, ये दोनों काट के क्या हो गए, वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। यानी NC0 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 आती है। उसके बाद क्या निकालेंगे, NC1 की वैल्यू। तो ये हमारी हो गई 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो जो भी हमारा यहाँ फैक्टोरियल होता है उसको क्या करते हैं, एक एक घटाते जाते हैं। कब तक घटाते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। जैसे n है, n में से घटाएंगे तो 1 माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये कब तक घटेगा, जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। तो जहाँ तक ज़रूरत होती है हम वहीं तक क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जैसे हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, इस तरह से हम एक्सपेंड कर देंगे। यानी एक एक को क्या हुआ, घटते हुए क्रम में लगा देंगे, तो वही हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल।
अब देखिए हमारे पास n फैक्टोरियल है और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अगर हम कहें ऊपर हमारे पास 10 फैक्टोरियल है और नीचे एक कम 9 फैक्टोरियल है, तो हम इसे कैसे मैनेज करेंगे? तो मान लीजिए ऊपर हमारा 10 फैक्टोरियल है, नीचे हमारा 9 फैक्टोरियल है, तो ऊपर लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यानी इसको अभी घटाना बाकी है, घटाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 9 फैक्टोरियल नीचे हैं, दोनों को हमने कट कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ भी है, n फैक्टोरियल है, नीचे n माइनस 1 है, यानी n करेंगे और n माइनस 1 करेंगे, इसके आगे नहीं जाते हैं, फैक्टोरियल को यहीं क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जहाँ पे आप चाहें वहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं, और नहीं आगे कंटिन्यू करना है तो घटते हुए क्रम में क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आपका क्या हो गया, कट गया, और आपकी वैल्यू आ गई n। अब क्या निकालेंगे, NC2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे चाहें तो आप 1 फैक्टोरियल अभी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो n फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो आप n भी लिख सकते हैं, दोनों सही है आपका। अब यहाँ देखिए n फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो इसको भी क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में ले जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कम है तो इसको तो ले नहीं जाएंगे, जो बड़ा टर्म रहेगा उसी को कम करेंगे। तो n हो गया, n माइनस 1 हो गया, और n माइनस 2 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देंगे, और यहाँ पर हमारा 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हमारा कट गया, बचा क्या, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। इसकी वैल्यू इस तरह से फाइंड की जाती है। उसके बाद NC3 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब n माइनस 3 यानी 3 कम है, और यहाँ पे क्या हो गया n, यानी अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे 7 है, तो 10 को घटाएंगे तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अब n माइनस 3 फैक्टोरियल को स्टॉप कर दें, उसकी जगह ज़रूरत नहीं हमें, और ये हमारा हो गया 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों क्या हो गए, हमारे कट गए। हमारा आंसर क्या आया, n माइनस 1, n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम कंटिन्यू आगे करते हुए जाएंगे, और इस तरह से हमें क्या करेंगे, वैल्यू को, हमारा वैल्यू क्या होगा, मिलते हुए जाएगा। अब इसमें आप देखिए, फ्यूचर स्टडी लाइन का ट्रिक है जो कि आपको यूज़ करना है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, अगर देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है, NC 0 है, यानी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, n नहीं रहेगा, यानी अगर जैसे 0 मिल गया, इसका कहने का मतलब हमारे पास n नहीं है, हम सिर्फ 1 से काम चला लेंगे। अब NC 1 है तो सिर्फ हमारे पास क्या है, 1 है, तो एक बार n लिखेंगे और उधर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही है तो उसने कहा मुझे बस एक n चाहिए। अब इनके पास 2 है तो 2n चाहिए, लेकिन घटते हुए क्रम में चाहिए, एक n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 फैक्टोरियल दिखाया, क्योंकि जितने n रहेंगे उतने फैक्टोरियल आपके नीचे हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा मेरे पास 2 है तो मुझे 2n चाहिए, लेकिन घटते हुए क्रम में चाहिए, तो जितनी ये डिग्रियाँ हैं रहेंगी उसमें से क्या करेंगे, 2 बार घटा देंगे, यानी हमारे यहाँ पास n है तो हम n को क्या करेंगे, 2 टाइम्स क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके लिख देंगे। अब इन्होंने क्या, हमारे पास 3 है तो हमें 3n चाहिए, लेकिन घटते हुए क्रम में, एक तो n है, n से घटाइए तो n माइनस 1, n माइनस 2, 3 बार हो गया, और नीचे कितना होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल। इस तरह से अगर आप निकालते हैं NC4, यानी हमारे पास कितनी बार n होना चाहिए, 4 बार, तो हम लिख सकते हैं n को घटते हुए कितने क्रम में ले जाना, 4 बार। तो एक n हो गया, एक n माइनस 1 हो गया, एक n माइनस 2 हो गया, एक n माइनस 3 हो गया, और नीचे क्या हो गया, फैक्टोरियल 4। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे अगर आपको निकालना है एज ए एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपको निकालना है 5C2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू आपको इस तरह से वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ 2 दिया है, यानी आपके डिग्री को 2 बार क्या करना है, घटा के लिखना है, यानी एक तो डिग्री 5 है, 5 को घटते हुए क्रम में लिखना है, कितनी बार, 2 टाइम्स। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, नीचे हो गया फैक्टोरियल 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरह से भी आप अप्लाई शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी से आंसर फाइंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और उसी एक्सपेंशन को क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम में के अकॉर्डिंग यूज़ करना है और अपने आंसर को लाना है। इसमें कॉमन चीज़ एक और भी होती है, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, या कहिए कि हमारा कुछ ट्रिक है जो कि आपको अप्लाई करना है। हमें इसमें क्या करना होता है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, उनके कोफिशिएंटों का वैल्यू जो होती है, जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है
उसके वैल्यू के बिल्कुल बराबर होती है। हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है, अगर एन सी 0 है तो हमारा लास्ट कोफिशिएंट क्या है, ये एन सी एन। इन दोनों की जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। हमने इसका क्या निकाला, एन सी 0, यानी इसके पास एन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1। इसकी अगर वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी अकॉर्डिंग टू ट्रिक। ट्रिक कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, जो भी कहिए, ये इसके अकॉर्डिंग है। यानी जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। यानी कोफिशिएंटों का प्रॉपर्टी नंबर 1 ये यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के बराबर होगी। यानी जैसे जैसे टर्म जाएंगे वैसे पीछे से टर्म आएंगे, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे अब सेकेंड टर्म में क्या है, एन सी 1, तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा, एन सी 1 है। तो इधर से अगर हम बात करें तो ये देखिए एन है तो एक कम होगा, यानी क्या होगा, अगर ये 100 है तो यहाँ पे 99 होगा, तो ये क्या होगा, एन सी एन माइनस 1 एक्स के पावर एन माइनस एन प्लस 1 और ए के पावर एन माइनस 1। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए एन सी एन यानी एन सी एन माइनस 1, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू एन आएगी तो इसकी भी वैल्यू एन आएगी। यानी जिस टर्म से इधर घूमेंगे लास्ट टर्म से भी उधर घूमेंगे तो उन दोनों की वैल्यूएँ क्या होंगी, सेम। जैसे एन सी 2 की वैल्यू पिच करें और पीछे से ये, जैसे यहाँ से आगे से ये तीसरा टर्म है तो पीछे से ये तीसरा टर्म ले जाएंगे तो आएगा एन सी एन माइनस 2, इनकी वैल्यू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये कहलाएगी। तो इस तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि एक ट्रिक आपको ये भी इंक्लूड है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 स्टेप में क्या करना है, फॉलो करना है। आइए एक बार इस पर फुल डिस्कशन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ से चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए, एन सी 0 एक्स के पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स के पावर एन माइनस 1 ए प्लस एन सी 2 एक्स के पावर एन माइनस 2 ए के पावर 2 प्लस एन सी 3 एक्स के पावर एन माइनस 3 ए के पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, एन सी एन एक्स के पावर 0 ए के पावर एन। यहाँ भी ए के पावर 0 यानी ए के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है और एक्स के पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लिखा। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इनके कोफिशिएंट निकालनी है, जो कि एन सी 0 और एन सी एन यानी फर्स्ट का और लास्ट के दोनों कोफिशिएंटों क्या होंगे, अब देखिए एन सी 0 और एन सी एन इन दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1। फिर आएगा एन सी 1 और लास्ट के फर्स्ट के सेकेंड और लास्ट के सेकेंड की वैल्यू भी आपकी सेम आएगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, एन। एन सी 2 और एन सी एन माइनस 2 इनकी वैल्यू हो गई एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। यानी इनकी फर्स्ट से थर्ड टर्म और लास्ट से टर्म इनकी वैल्यू हो गई दिस। उसके बाद फर्स्ट से फोर्थ टर्म और लास्ट से फोर्थ टर्म इसकी वैल्यू हो गई एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3। जितना यहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 1, 2 है तो 2n घटते हुए क्रम में लिखेंगे, 3 है तो 3n घटते हुए क्रम में लिखेंगे। और जैसे यहाँ पर 10c2 है तो 10 को 2 बार क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी डिक्रीजिंग प्रोसेस में, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लगा देंगे। उसके बाद सोल्यूशन कर देंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से आप क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे और एक्सपेंशन कर लेंगे। चलिए आइए एक्सपेंशन पे चलते हैं, तो हो सकता है आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये हमारा सवाल है और देखिए हमारा एक्सपेंशन ये दिया गया है, इसी फार्मूले में क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए यक्स की जगह यक्स दिया हुआ है, लेकिन ए की जगह क्या दिया है, -1/2x। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस है और यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ए के साथ हम क्या करेंगे, माइनस को इंक्लूड कर लेंगे। यानी सवाल को कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस -1/2x के पावर 6।
n की जगह क्या दिया हुआ है, हमारा 6 दिया हुआ है, यानी ये पूरा। अब देखिए ये हमारा n 6 है, तो n हमारा क्या है, अगर ये 6 है तो टर्म हमारा क्या होगा, जो हमारा टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7, यानी एक टर्म ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये शुरू से 0 से शुरू है। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सपेंशन, यानी x की जगह हमारा क्या है, x है, a की जगह हमारा क्या हो गया, -1/2x हो गया, और n की जगह हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब फार्मूले में अप्लाई कर दें, तो फार्मूले में अप्लाई कर दें तो x की जगह x, a की जगह -1/-2x की पावर 6। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला NC0 यानी 6C0, x की जगह x है तो x के पावर 6, a के पावर 0 तो इसको लिखना ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म में a है ही नहीं। फिर 6C1 एक कम लिखेंगे, फिर क्या होगा, x के पावर 6 - 1, यानी यहाँ 6 - 1 हो गया, और यहाँ पे a क्या है, -1/2x के पावर 1। फिर 6C2 x के पावर 6 - 2, फिर -1/2x के पावर 2। फिर यहाँ पे चलेंगे 6C3 x के पावर 6 - 3, a के पावर क्या है, -1/2x के पावर क्या है, 3, प्लस 6C4 और फिर x के पावर 6 - 4 और -1/2x के पावर 4। फिर 6C5 x के पावर 6 - 5 और यहाँ -1/2x के पावर 5। फिर हमारा आ गया 6C6 x के पावर 6 - 6 और -1/2x के पावर 6। मैक्सिमम हमें कहाँ तक करना है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो जाए, यानी 6 to 6 आ जाए। अब इससे आगे हमें क्या करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। अब देखिए हमें टर्म कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी n हमारा 6 था तो हमें टर्म कितने मिले, 7। इसलिए मैंने कहा कि जब जो भी n, अगर n इज़ इवन देगा, इवन नंबर देगा, तो हमारे जो टर्म होंगे वो ऑड आएंगे। और जब n इज़ हमारा ऑड होगा तो हमारा जो टर्म होगा वो क्या होगा, इवन, यानी एक ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जैसे 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा। इस तरह से आप कहें तो उनके टर्म्स एक ज़्यादा आएंगे। अब देखो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये देखिए आपको मैंने क्या बताया था, NC0 की वैल्यू, तो n की जगह कोई भी हो, अगर नीचे 0 दिया है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। x के पावर 6 रहेगा ही मल्टीप्लाई में। अब मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है जो लास्ट टर्म है उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो यही है कोफिशिएंट, और लास्ट टर्म कोफिशिएंट ये है। तो हम क्या करते हैं, इसे पेंसिल से क्या करते हैं, साइड में आप लिख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कि आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, सेम है। हमने यहाँ इसकी वैल्यू को क्या किया, 1 दिखा दिया है। अभी मैं जब आंसर लिखूंगी तो वहाँ पे लिख दूंगी। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, 6C1 की। तो 6C1 की वैल्यू क्या होती है, अगर एक बार 1 लिखा है तो n कितना होना चाहिए, एक बार। तो यहाँ n की जगह क्या है, 6 है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 6, n की जगह क्या हो गई, 6। अब यहाँ पे देखिए x के पावर क्या हो गया, 5, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, -1/2x। अब देखिए 6C1 की वैल्यू, यानी स्टार्टिंग से क्या है, फर्स्ट से दूसरा टर्म है कोफिशिएंट, तो लास्ट का दूसरा टर्म क्या है, ये है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आपने ये बोला है कि जो टर्म पहले आएगा वो लास्ट के टर्म के कोफिशिएंट के क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू भी 6 आएगी। यहाँ पर हमने एक कॉमन पेंसिल से लिख दिया, बाद में इरेज कर देंगे, भाई आंसर लिखेंगे तो लिख लेंगे। फिर इसकी निकालते हैं, इसका है 6T2, तो यहाँ पे देखिए 6C2 है अगर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं 6C2। तो 6C2 का मैंने क्या बोला कि 2 बार है, यानी n को क्या करेंगे, 2 बार घटते हुए, यानी 6 को क्या करेंगे, 2 बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6C2 है, यानी n कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। तो हमने 2 बार लिखा हुआ है घटते हुए क्रम में, तो n की जगह क्या है, 6, यानी 6 को लेके 2 बार लिखेंगे तो 6 हो गया, एक बार और लिखेंगे 5 हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, x के पावर 4, और यहाँ पे देखिए -1/2x के पावर क्या हो गया, 2। ये हमारा हो गया। अब इसकी वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो यही होगा, क्योंकि इधर से तीसरा टर्म लास्ट के तीसरे टर्म के क्या है, इक्वल है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या वैल्यू होगी, यही होगी। इसको फाइंड कर लेते हैं, तो 6 और 5 बाई फैक्टोरियल 2 लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया।
अब देखिए 6C3 यानी 3 बार करना है 6 को डिक्रीजिंग टर्म में, तो 6, 5 और 4/3 फैक्टोरियल, ये हो गया x के पावर 3 और -1/2x के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 को 4 टाइम तक ले जाएंगे तो ये हो गया 6, 5, 4 और 3, 4 टाइम हो गया डिक्रीजिंग टर्म में, और नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल x के पावर 2 -1/2x के पावर 4 प्लस, अब इसकी वैल्यू आपने 6 निकाली थी तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6x और -1/2x के पावर 5। फिर यहाँ पर वैल्यू हमने 1 दिखाई थी तो ये 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी 1 हो गया क्योंकि 6 - 6 0 हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और यहाँ पे हो गया -1/2x के पावर 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर क्या हो गया 6। अभी देखिए 2 से हमने यहाँ पे कट कर दिया, ये 3 हो गया। x से नीचे 1x है, ऊपर 5x है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस पहले माइनस कर दिए। 2 से हमने 6 को काटा तो यहाँ 3 आ गया। 5x में से 1x को हटाएंगे तो x के पावर 4 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। प्लस अब देखिए 6 × 5 और ये 2 फैक्टोरियल 2 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा हो गया 6 × 5/2 फैक्टोरियल 2 × 1, तो 2 से ये 3 कट गया तो हमारा कितना आ गया 15। तो हम यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये भी x के पावर 4 है और यहाँ पे माइनस है तो स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया, तो कोई चेंजिंग नहीं आई। 2 के पावर 2 है यानी 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ x की स्क्वायर है, यहाँ पे x का ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो ऊपर से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो गया। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड की वैल्यू क्या आई है आपकी 15, तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपकी 15 आएगी। अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 6 × 5 × 4, तो ये देखिए आपका यहाँ पे है, देखिए 6 × 5 × 4/3, 2, 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 6, 2 और 2 से 2 कट गया यानी ये हो गई 20, और 20 को गई यहाँ से क्या मिला हमें 8 मिला, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यूब है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -2 के पावर 3 है तो यहाँ पे /8 हो गया। x के पावर 3 है, यहाँ भी x के पावर 3, तो ये x 0 गया यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए ये। और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आती, ये आपका देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे है आपका 6, 5, 4, 3 और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, 4 को घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग टर्म में लिख दें जब तक 1 ना आ जाए। तो ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 6 कट गया, यानी ये क्या आ गया 15। तो देखिए ये भी 15 आ गया क्योंकि ये लास्ट से क्या है थर्ड टर्म, और फर्स्ट से भी ये थर्ड टर्म क्या आया था हमारा 15 आया था। देखिए तो ये हमारा 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस के पावर 4 है तो प्लस हो गया, 2 के पावर 4 क्या होता है 16 होता है। यहाँ पे x के पावर 4 है और ऊपर 2 है, ऊपर 2 है और नीचे 4 है, तो नीचे क्या हो गया 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये 6 आपने लिखा हुआ है लेकिन ये 5 माइनस है तो ये फिर माइनस हो गया और 6 हो गया, और 2 के पावर 5 क्या होता है 32, और यहाँ पे x है ऊपर और नीचे x के पावर 5 है, तो ये x के पावर क्या हो गया 4 हो गया। फिर ये x के पावर माइनस के पावर 6 है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ हो गया 64 x की पावर 6। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपको क्या करना है एक्सपेंड कर देना है। तो कोफिशिएंटों का देखिए अगर आगे से आप निकालते जाते हैं तो पीछे से वैल्यू को क्या कर सकते हैं सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और एनीवेज नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से एक्सपेंड कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई करके सबको क्या करिए लिख दीजिए। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब हमारा बाइनोमियल थ्योरम से लगाएंगे, इसे एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है x + a के पावर n। तो हमारा फार्मूला क्या होता है nc0 x के पावर n, nc1 x के पावर n-1 a के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर n-2 a के पावर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ncn a के पावर n तक जाएगा।
तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी के हिसाब से क्या करेंगे, हम बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करेंगे। तो ये देखिए हमारे ए एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, ए अपॉन एक्स, और ए की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन ए। ठीक है, और एन हमारा कितना दिया हुआ है, 5। तो इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए ए अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन ए के पावर 5 रखते हैं। तो ये देखिए एन की जगह 5c0, एक्स की जगह है ए अपॉन ए एक्स के पावर 5, फिर 5c1, एक्स की जगह है ए अपॉन ए एक्स के पावर 4, यानी 5 - 1 4, और एक्स बाई ए, प्लस 5c2, एक्स के ए बाई एक्स के पावर 3, और यहाँ हो गया एक्स बाई ए के पावर 2, फिर प्लस 5c3, ए बाई एक्स के पावर क्या हो गया 2, और एक्स बाई ए के पावर क्या हो गया 3, प्लस 5c4, ए अपॉन एक्स के पावर 1, और एक्स अपॉन ए के पावर क्या हो गया 4, फिर 5c5, और एक्स अपॉन ए के पावर क्या हो गया 5। ठीक है, ये आपका फार्मूला से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सारे टर्म में डिग्री अगर मिला है तो एन के बराबर ही होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एन है, एक्स और ए को मिलाएंगे तब भी एन आएगा, एक्स और ए को यहाँ मिलाएंगे तब भी एन आएगा, और यहाँ पे भी ए के पावर क्या है, एन ही है। तो इसमें भी सारे टर्म जैसे मिलाएंगे उस तरह से क्या हो जाएगा आपका, अगर एन 5 है तो 5 भी मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा इस कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए, बाकी वेरिएबल के डिग्री को मिलाइए। ये देखिए हमारे पास एक्स का है, एक्स की वैल्यू 5 है, और एक्स और ए वाले पार्ट को मिला के 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 5। यानी यक्स वाले जो डिग्रियां रहेंगी उनको डिक्रीजिंग टर्म में लेंगे, और जो ए की डिग्रियां रहेंगी उनको इंक्रीजिंग टर्म में हम क्या करेंगे, रखेंगे। कब तक, जब ये जीरो, एन वाले को जीरो, ए वाले को 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएगा 5 तक, और एक्स वाले को 5 से शुरू करेंगे, कहाँ घट के आएगा 0 तक, यानी उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में 1 तक। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंशन में अपने सवालों को रख सकते हैं। जैसे देखिए यक्स का हमारा क्या, ए बाई एक्स के पावर 5 है, फिर मैंने 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, और फिर हमने कुछ भी नहीं लिखा, यानी यहाँ पे 0 मिल गया जिसकी वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स बाई ए क्या है, ए है, तो ए को मैंने फर्स्ट टर्म में नहीं लिखा क्योंकि इसके पावर 0 होगी तो 1 हो गई, फिर 1 लिखा, फिर 2 3 4 और फिर 5, यानी जो भी एन रहेगा एन को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, यक्स वाले जो भी हमारे वैल्यू रहेंगे उनको डिक्रीजिंग टर्म यानी 5 4 3 2 1 0 तक लेके जाएंगे, और ए वाले पार्ट को 0 से शुरू करेंगे, और जो मैक्सिमम एन तक दिया रहेगा वहाँ तक क्या करेंगे, लेके जाएंगे। इस पर 5 तक दिया है तो हमने 5 तक लिख लिया। उसके बाद आता है कोफिशिएंटों की वैल्यू फाइंड करना। तो आपको मालूम है 5c0 की वैल्यू और 5cn की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखिए 5c1 की वैल्यू जो होगी, यानी टर्म में सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म, यानी 5c4 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, n आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला n होता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई 5, क्योंकि n की जगह क्या दिया हुआ है हमारा 5। क्यों, क्योंकि NC1 और की वैल्यू हमारी n होती है, तो जो n होगी वही हमारा होगा, तो यहाँ 5 दिया है तो 5 होगा। फिर हमारा थर्ड टर्म क्या है 5C2, और लास्ट टर्म में 1 2 3, इधर से तीसरा टर्म ए है और लास्ट से तीसरा टर्म ए है 5C3। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बताया था, NC2 की वैल्यू आपको बताया था, n को 2 बार डिक्रीजिंग टर्म में लिख देते हैं और नीचे 2 फैक्टोरियल। तो इसको भी क्या करेंगे, 5 को 2 टर्म में लिखेंगे, 5 और 4, और नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 4/2, यानी ये हो जाएगा आपका 10, यानी इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 10 आएगी। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब रख देंगे। आपको मालूम है हर दो की वैल्यू सेम आती है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दोनों में से एक, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, उसी वैल्यू को क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। अब 1 बाई 1 करके हम यहाँ पर रख देते हैं। 5C0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 ही रहने दीजिए, और ए और एक्स के पावर 5, तो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर 5C1 की वैल्यू क्या होती है 5, तो हमने 5 लिख दिया,
अब देखिए a के पावर 4 है और यहाँ a है, तो यहाँ पे a के पावर क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ नीचे x के पावर 4 है, यहाँ ऊपर x के पावर 1 है, तो यहाँ पे x के पावर क्या हो गया 3 हो गया। फिर 5c2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 10, तो हमने 10 लिख दिया। अब यहाँ a के पावर 3 है, नीचे a के पावर 2 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो कट गया तो ऊपर 1 आ गया। और नीचे देखिए x के पावर 3 है, ऊपर x के पावर 2 है, ये भी कट के क्या हो गया x आ गया। अब देखिए 5c3 की वैल्यू क्या हो गई 10, तो यहाँ पर 10 आ गई। अब यहाँ पे देखिए a के पावर 2 है और नीचे a के पावर 3 है, तो 1/a आ गया। अब ये x देखिए x के पावर ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो ऊपर x बच गया, ये वैल्यू आ गई। फिर 5c4 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 5c4 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे लिखा है वो जो कि 5 होता है। अब देखिए ये x के पावर 4 है और नीचे x है, तो ऊपर x के पावर 3 हो गया। और यहाँ पे a के पावर 4 नीचे है और ऊपर a है, तो a के पावर 3 हो गया। और 5c5 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ही लिख देंगे और x के पावर 5 लिख दे रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से अगर मैनेज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आपको आंसर लिखने में काफ़ी इजी रहेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है आपको एक्सपेंशन करने का। आप सबसे पहले टर्म के आगे को वैल्यू निकालते जाइए और लास्ट टर्म को उसके इक्वल दिखाते जाइए। आपको सारे अगर कोफिशिएंट के वैल्यू मिल गए तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, अब आप चलते हैं जनरल टर्म निकालने। अगर इस एक्सपेंशन में 3 चीज़ें पूछ सकती हैं, जैसे आपको नॉर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है और आप में इसमें से आगे क्या प्रोसेस है इसको लगाने का, तो इसमें से 3 चीज़ें आपको डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि जैसे देखिए आपने यहाँ पे 5 है तो आपके 6 टर्म निकले हुए हैं, तो आपसे पूछ रहा है ये एक्सपेंशन दिया हुआ है बाइनोमियल का, तो बताइए 4 टर्म क्या होगा। यानी 4 टर्म क्या है 1 2 3 4, तो 4 टर्म हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे 4 टर्म को क्या करेंगे पूरा एक्सपेंड करके 4 टर्म बताएंगे। तो ये टर्म मान लीजिए अगर 4 टर्म ना पूछ के पूछ लिए 6 टर्म क्या होगा, तो क्या हम पूरा एक्सपेंशन करेंगे इसके लिए टर्म बताने के लिए? नो, इसके लिए जनरल टर्म आता है और उस फार्मूले में हम रखेंगे, वही टर्म हमारा क्या होता है निकल के आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया कि हमें क्या पूछ सकता है जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब 6 टर्म पूछ लिया कोई भी एक्सपेंशन में, 7th टर्म पूछ लिया कोई भी एक्सपेंशन में, तो कोई भी टर्म पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है जनरल टर्म फाइंड करना होता है। तो ये एक हमें वैल्यू फाइंड करना है कि जनरल टर्म होता क्या है। दूसरा हमारे पास क्या है, इनके बीच का मिडिल टर्म क्या होगा, मतलब सबके बीच का मिडिल टर्म होता है ना, कोई मिडिल टर्म क्या होगा। तब देखिए कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, मिडिल टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। या तो पूरा एक्सपेंशन करें, मिडिल टर्म को ढूंढें, या तो मिडिल टर्म को क्या करें डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास पता चलना चाहिए कि हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए मिडिल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। और थर्ड सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये इस पार्ट का, हमें इसके बारे में पूछना है कि कोई भी टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, यानी फाइंड द कोफिशिएंट। फाइंड द कोफिशिएंट, किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछ सकता है, मतलब कोई भी एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो मुझसे बोल दिया है x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के पावर 3 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये होगा। तो ये डायरेक्ट हम कैसे बताएंगे, उसके हमें यहाँ से क्या करना है, वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, ये 3 चीज़ें हमें क्या करनी है आगे चल के पढ़नी है। और यही 3 चीज़ें आपको इस पूरे एक्सपेंशन में जानना है। ये तो आपका एक्सपेंशन हो गया, और मेन ये 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, क्लियर करनी है कि ये एक्सपेंशन को कैसे कैसे हम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, जनरल टर्म हम कैसे किसी भी सवाल का फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड एनी टर्म इन ए बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ से हमें बताना है कि बाइनोमियल थ्योरम में कोई टर्म कोई भी टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि एक्सपेंशन x प्लस ए के पावर अगर n है तो इसका जनरल टर्म कोई भी निकाल सकते हैं। तो जनरल टर्म क्या होता है TR+1, कोई भी टर्म लेंगे, यानी R+1 टर्म हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो n होता है उससे एक ज़्यादा हमारा टर्म होता है, यानी R टर्म है तो R+1 होगा। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है NCR। अब यहाँ पर R है, यहाँ पर R+1 है, यानी R की वैल्यू कहाँ से हम शुरू करते हैं 0 से। तो वहाँ पे 0 से जब जाएंगे तो मान लीजिए R हमारा 5 है, तो हमारा कहाँ से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5, यानी 6 हो गए, तो इसलिए R+1 टर्म हम लिख रहे हैं। तो x के पावर n-r दोनों का सब
सब्ट्रैक्शन और a के पावर r। ये हमारा क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ द एनी बाइनोमियल थ्योरम। कोई भी बाइनरी थ्योरम के एक्सपेंशन का ये जनरल टर्म होता है। कोई भी सवाल लीजिए, उसका जनरल टर्म निकालना है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे इसी टर्म का हमें जनरल टर्म निकालना, मान लीजिए हमसे क्या बोला गया, फर्स्ट टर्म निकालिए, तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म निकालने का मतलब क्या है कि यार की वैल्यू क्या है, 0, 0 + 1, तभी तो फर्स्ट टर्म निकलेगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये हो गया NC0 x के पावर n-0 a के पावर 0। तो ये देखिए NC0 x के पावर n, यही तो आप निकालते थे फर्स्ट टर्म, तो यही आपका फर्स्ट टर्म है। अगर आपसे बोला जाए सेकेंड टर्म निकालिए, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या होगा आपका, 1 + 1 करेंगे तभी सेकेंड टर्म आएगा, यानी r की वैल्यू 1 लेंगे और +1 करेंगे तभी क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म आ रहा है। तो सेकेंड टर्म के लिए क्या है, r की वैल्यू को 1 लेना पड़ता है, xn-1 a के पावर 1। आपने यही लिखा था जनरल टर्म, एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म आपका यही है। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब जैसे एनी क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 3x/4 - 4/3x के पावर 9। अब इसका हमें क्या बोल रहा है कि हमें इसका क्या निकालना है, 6 टर्म फाइंड करना है। 6 टर्म फाइंड मतलब करना है, यानी t r की जगह क्या लेंगे, 5 + 1, तभी तो 6 टर्म होगा। अगर यहाँ पे एक इस तरह से आप फार्मूला लिखेंगे, पहले हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, TR + 1 NCR x के पावर n-r a के पावर r। अब यहाँ से हमने ये जनरल टर्म तो लिख दिया। अब ये देखिए 6 टर्म पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे एक तो ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या रखें कि 6 हो जाए, यानी 5। तो क्या करेंगे, t 5 + 1, यानी r की जगह क्या लिख देंगे हम, 5। अब देखिए r की जगह तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, n की जगह हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया, x की जगह हमें क्या मिल गया, 3x/4 मिल गया, और a की जगह हमें क्या मिला, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लिए हुए थे तो ये -4/3x मिल गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, n की जगह हमारा 9 है, c है ही है, r की जगह हमारा क्या है, 5 है, x की जगह है 3x/4, और 9 - 5 क्या होता है, 4, x की जगह -4/3x के पावर r की जगह क्या है, 5। ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 9c5 क्या होता है, यानी 9 को 5 बार डिक्रीजिंग टर्म में लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने ट्रिक आपको बताया था। तो ये क्या हो गया, 9, 8, 7, 6 और 5 टर्म हो गया। और नीचे 5 फैक्टोरियल होता है, तो 5 फैक्टोरियल को भी डिक्रीजिंग टर्म में क्या करते हैं, 1 टर्म्स तक ले जाते हैं 1 बार में, यानी 1 आ गया, यानी ये 5 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 के पावर 4, x के पावर 4, 4 के पावर 4, -1 के पावर 5 है तो माइनस को हमने बाहर कर दिया। अब 4 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 है और x के पावर 5 है। अब यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया, और अगर देखा जाए तो 4 से ये 2 टर्म कट गया, फिर ये 2 कट गया, फिर ये 2 टाइम्स में कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, ये यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, माइनस तो आ ही गया, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 6, 126, 1 2 6 आ गया। और यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे अगर देखें तो 4 के पावर 5 है और नीचे 4 के पावर 4 है, तो यहाँ पे एक 4 बच गया। और यहाँ पे देखिए 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 5 है, तो एक 3 नीचे बच गया, और x में भी 1/x बच गया। तो ये कैलकुलेट अगर कर लें तो ये देखिए ये 3 टाइम से कट सकता है ना, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 2, और यहाँ पे हो गया -168/x। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना टर्म निकाल सकते हैं, यानी जो 6 टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। इस तरह से टर्म, किसी भी सवाल का टर्म इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x + 1/x के पावर 10 का 7th टर्म फाइंड करना है। ये मैंने, आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे 7 टर्म का आंसर क्या आएगा। आप प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आया वीडियो तो आप शेयर ज़रूर करिएगा।